अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में बरसों तक मेहनत से काम करे और एक दिन अचानक उसे निकाल दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट गलत पेपर पर टाइप हुआ था। बाप रे, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब और मतलब बिल्कुल अन्यायपूर्ण लगता है। सही बात है ना। पर आज के इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसे ही एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा ही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस है 2025 का, उषा रानी बनाम मुडुला श्रीनिवास। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे इस केस में एक पति ने सिर्फ एक छोटी सी कानूनी तकनीकी कमी यानी एक लीगल लूप होल का हवाला देकर गुजारा भत्ता देने से साफ इनकार कर दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये कानून और सामाजिक न्याय के बीच का एक बड़ा टकराव है। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस कानूनी लड़ाई की? तो इस पूरे विवाद की शुरुआत असल में एक आम सी गलती से होती है। मतलब 1999 में उषा रानी ने पहली बार शादी की थी, पर 2005 आते आते उन्होंने और उनके पहले पति ने अलग होने का फैसला किया। अच्छा, तो डिवोर्स प्रोसेस कैसा रहा उनका? वही तो पेच है। उन्होंने बिना किसी कोर्ट के चक्कर काटे आपस में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक MOU साइन कर लिया, और इस इनफॉर्मल समझौते के बाद उन्होंने अपने पड़ोसी से दूसरी शादी कर ली। वेट, रियली? एक MOU? ये तो प्रैक्टिकली आग से खेलने जैसा है। कानूनी रूप से तो वो शादी खत्म हुई ही नहीं। एग्जैक्टली। और जब दूसरे पति को इस बारे में पता चला तो उसने यही दलील दी कि पहली शादी अभी भी जिंदा है। इस आधार पर उसने कोर्ट से ये दूसरी शादी रद्द करवा दी। ओह वाओ, तो मतलब उषा रानी वापस उसी हालत में आ गईं। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में जब पहला तलाक फाइनली लीगली क्लियर हो गया तो इन दोनों ने दोबारा से लीगली शादी कर ली और आगे चलकर उनकी एक बेटी भी हुई। ओके, तो सब सॉर्ट आउट हो जाता। फिर ये मेंटेनेंस वाला मुद्दा कहाँ से उठा? जब इनका रिश्ता दोबारा बिगड़ा और बात कोर्ट तक पहुंची, हाई कोर्ट ने उनकी बेटी को तो मेंटेनेंस दे दिया, पर उषा रानी का हक ये कहकर रद्द कर दिया कि पहला तलाक लीगल नहीं था शुरू में, इसलिए वो कानूनन पत्नी की परिभाषा में नहीं आती। Here's where it gets really interesting. मतलब क्या कोर्ट किसी इंसान की पूरी जिंदगी का आर्थिक फैसला सिर्फ एक कागज की तकनीकी खामी पर छोड़ सकती है? सही कहा आपने। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून शब्दों को कितनी सख्ती से देखता है। पति के वकील ने ना सावित्राबाई केस का हवाला दिया था। सावित्राबाई केस, उसमें क्या हुआ था? उस नजीर के हिसाब से अगर पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो दूसरी औरत को कानून की नजरों में पत्नी माना ही नहीं जा सकता। तो हाई कोर्ट अपनी जगह उस नजीर से बंधा हुआ था। पर यहाँ साफ तौर पर एक दुगलापन नजर आता है मुझे। दूसरे पति को तो शुरू से सब पता था, राइट? बिल्कुल, उसने तो खुद जाकर पहली बार शादी रद्द करवाई थी। वही तो, उसने जानते बूझते दोबारा लीगली शादी की, तो अचानक से वही व्यक्ति इस लूप होल का फायदा उठाकर अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? यही वो पॉइंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। उन्होंने कानून की स्ट्रिक्ट परिभाषा और हकीकत के इस टकराव को सुलझाया। अगर हम इस मुद्दे को थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, हाँ, बड़ा पिक्चर क्या कहता है इसमें? बड़ा पिक्चर यह है कि सेक्शन 125 CRPC सिर्फ एक कोरा नियम नहीं है। संविधान के आर्टिकल्स 15(3) और 39 कोर्ट को ताकत देते हैं कि वो महिलाओं को डेस्टिट्यूशन यानी बेबसी और गरीबी से बचाने के लिए सामाजिक न्याय करें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यानी कोर्ट ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल किया, कानून बनाने की नीयत को समझा, ना कि सिर्फ स्टैम्प्ड पेपर को। एग्जैक्टली। कोर्ट ने दोनों मामलों को अलग करके देखा और सावित्राबाई केस की उस सख्त नज़ीर को किनारे रखा। मोहम्मद अब्दुल समद केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर परिवार के प्रति अपनी आर्थिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। राइट, खासकर तब जब एक महिला होम मेकर बनकर अपनी आर्थिक आज़ादी कुर्बान करती है। तो इस चर्चा का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सबक क्या निकलता है? सबसे बड़ा सबक यही है कि इनफॉर्मल सेपरेशन हमेशा जोखिम भरा होता है। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, फॉर्मल तलाक बेहद जरूरी है। पर शुक्र है कानून ने इस बार एक तकनीकी खामी के कारण किसी को सड़क पर आने से बचा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, अगर सामाजिक न्याय के लिए कोर्ट शादी की इतनी सख्त परिभाषा को इतनी लचक दे सकती है, हाँ, तो क्या आने वाले वक्त में कानून आपसी पार्टनरशिप या लाइव इन रिश्तों को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदल देगा? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे चलकर हमें जरूर सोचना पड़ेगा।